दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का रूल्स ऑफ 29 पर स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज का दिन एक देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। 4 जून जो पिछले 1 सवा महीने से लगातार इंतजार किया जा रहा था इस दिन का, क्योंकि 8 चरणों में जो लोकसभा के चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, चुनाव के नतीजों का दिन आज है। जब शुरुआत के रुझान सामने आने लगे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि इस बार 400 पार, जब रुझान सामने आए शुरुआत के, तो ऐसा लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी शायद उस नारे को पार कर जाएगी। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं शायद 400 पार चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीनें खुलने लगी, जैसे ही ईवीएम मशीन की मतगणना सामने आने लगी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार पीछे होती चली गई और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सबको चौंका दिया है। और ये कहीं न कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी था कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष के पास कुछ सीटें हो जिसकी बदौलत वो अपनी आवाज संसद में मुखर होकर के रख सके। जिस प्रकार के परिणाम 2014 और 2019 में आए, कांग्रेस पार्टी महज 50 सीटों के आंकड़े के अंदर अंदर सिमट करके रह गई, तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए और देश के लिए सही नहीं था। क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सरकार सतर्क होकर के काम नहीं करेगी। बहुत सारे विश्लेषणकर्ताओं को बहुत बड़े मुद्दे मिल गए हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत मोदी को 2014 में मिला, जो वही प्रचंड बहुमत 2019 में मिला, आखिर क्या कमी रह गई, आखिर क्या कारण रह गया कि जनता भाजपा से दूर होती चली गई। जनता ने मोदी के साथ उस तरह से नहीं दिया जिस तरह का साथ 2019 और 2014 में दिया था। बहुत से कारण रहे होंगे। भाजपा भी इस चुनाव परिणाम के ऊपर विश्लेषण करेगी कि आखिर हम कहां चूके। राजस्थान जैसा राज्य जो 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ 25 की 25 लोकसभा सीट जीतती है और 2019 में कंटिन्यू करती है, लेकिन जिस तरह के परिणाम 2024 के आज आए, वो सच में भाजपा के लिए बहुत बड़ा धक्का है। क्योंकि 10 से 12 सीटें कांग्रेस गठबंधन का जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के नेता तक ये उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि इस प्रकार की सीटें राजस्थान की जनता निकाल करके कांग्रेस की झोली में डाल देगी। जिस प्रकार का नारा राहुल गांधी ने दिया कि इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 295 के आंकड़े को क्रॉस करेगा, भले ही उस आंकड़े तक कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन नहीं पहुंचा हो, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का, वो एक कहते हैं नहीं कि शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं, वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने सच साबित किया है। भले ही कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं आ रही है, भले ही भाजपा सरकार में तीसरी बार आ रही है, लेकिन देश में जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, मीडिया पर जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन पर हो रही है, इंडिया गठबंधन के इस प्रदर्शन पर हो रही है कि कितनी मजबूती के साथ, कितनी निडरता के साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। और जो बातें कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कही, जो आरोप भाजपा पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लगाया, विशेषकर राहुल गांधी ने लगाया, वो कहीं न कहीं उन आरोपों में जनता को सच्चाई महसूस हुई, तब जाकर के इस प्रकार का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने निकल करके आ रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो नागौर से हनुमान बेनीवाल जीत चुके हैं। भले उनका मार्जिन थोड़ा कम रहा हो, लेकिन जीत होती है। बाड़मेर से उमेदवार बेनीवाल जीत चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। रविंदर सिंह भाटी और उमेदवार बेनीवाल के बीच में मुकाबला रहा। रविंदर सिंह भाटी शिव से विधायक हैं और रविंदर सिंह भाटी की वजह से ये सीट पूरे देश भर में चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई थी। वहीं अगर हम बांसवाड़े की बात करें तो वहां से चुनाव लड़ने वाले भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे हैं, वो भी विधायक हैं। इस प्रकार से जालोर सिरोही की बात करें हम तो जालोर सिरोही से एक बार फिर से अशोक गहलोत, जो पूर्व में राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे थे। वो लगातार दूसरी बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। आपको याद दिला दें कि 2019 में जोधपुर से वैभव गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन बड़े मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। इस बार भी एक सुरक्षित सीट की तलाश में अशोक गहलोत थे। उन्हें कहीं न कहीं लगा कि जालोर और सिरोही सीट से शायद वैभव गहलोत जीत जाए, लेकिन वहां पर भी भाजपा ने एक नए नवेले किसान नेता पर कार्ड खेला और एक बड़े मार्जिन के साथ जालोर सिरोही को जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में गई है। पाली से पीपी चौधरी जीत चुके हैं। जोधपुर से लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना परचम लहरा दिया है। नजदीकी मुकाबला रहा करण सिंह उचियारडा और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में। जिस प्रकार की एक तरफा जीत उन्होंने 2014 और 2019 में हासिल की थी,
कहीं न कहीं 2024 में गजेंद्र सिंह शेखावत को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला, नजदीकी मुकाबला देखने को मिला। अगर हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर से लगातार चौथी बार केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जीत करके संसद पहुंचे हैं। दौसा से कांग्रेस पार्टी के मुरारी लाल मीणा ने विजय हासिल की। उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा का एक ट्वीट एक्स पर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। इस पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा बहुत जल्द राजस्थान सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। सीकर से सीपीएम के उम्मीदवार जीते हैं। चूरू से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाजपा के बागी राहुल कसवा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का परचम फहराया है। श्रीगंगानगर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीते। कोटा से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला, जिन्होंने प्रहलाद गुंजल को नजदीकी मुकाबले में हरा करके अपनी सीट को बचाए रखा है। जयपुर शहर से भाजपा ने अपना परचम फहराया है। झालावाड़ से पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह ने एक बड़े मार्जिन के साथ में अपने नाम जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, इस प्रकार का आज का यह परिणाम रहा। मुकाबले बहुत नजदीक हैं। इस प्रकार के परिणाम बहुत कम देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत कम सीटों का अंतर है, 30 से 40 सीटों का अंतर है। अगर 30 से 40 सीटें इधर उधर हो जाती, फिर सरकारें बदल जाती। और दोस्तों, मजेदार बात तो यह है कि जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आने लगे, जैसे ही ये कंफर्म होने लगा कि अब चुनाव परिणाम इसी अनुरूप आएंगे, उसके बाद में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, दिग्गज नेता, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार, जिनकी एनसीपी पिछले साल टूट चुकी है, उनके भतीजे अजीत पवार शरद पवार के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद में शरद पवार ने, जो जेडीयू है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो पलटी मारने में बहुत प्रसिद्ध है, कभी वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं तो कभी एनडीए के साथ में आ जाते हैं। इस प्रकार का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कुछ दिन पहले तक वो इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, उसके कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया और एनडीए में आ गए। अब जब नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं और इन नतीजों में नीतीश कुमार जेडीयू के और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्रा में सरकार बनाने जा रहे हैं, इनको विपक्ष अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश की कड़ी में शरद पवार ने नीतीश कुमार को फोन किया है, उनसे फोन पर बात की है। अब वो बातचीत में क्या बात हुई है ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो सारे चुनाव परिणाम आने के बाद में सक्रिय हो चुके हैं। वो पूरी कोशिश में हैं कि इस बार यूपीए की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। इस प्रकार के जो कयास हैं वो पूरी तरह से लगाए जा रहे हैं। विशेष करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर लगातार नजरें लगाए हुए बैठे हैं कि इनकी ओर से क्या बयान आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है। ये जो इस बार अगर मोदी तीसरी बार सरकार बना भी लेते हैं, तो इस सरकार की जो लगाम होगी वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में होगी, क्योंकि भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। और स्पष्ट बहुमत न होने की वजह से भाजपा उस तरह से काम नहीं कर पाएगी, उस तरह से खुल करके काम नहीं कर पाएगी जिस प्रकार का कार्य भाजपा की सरकार ने 2014 और 2019 में किया था। क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत था, स्पष्ट मेजोरिटी थी, कोई किसी का डर नहीं था। लेकिन इस बार हर कार्य को, हर बिल को संसद में लाने से पहले कई बार सोचना होगा और अपने जो सहयोगी है उन्हें विश्वास में लेना होगा, उनके साथ में लंबी वार्ता करनी होगी, तब जाकर के भाजपा कोई बड़ा कदम उठा पाएगी। जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन के साथ में सरकार में जा सकती है, एक बड़ी मेजोरिटी ला करके नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो सारे सपने धाराशायी हो गए हैं, वो सारे कयास कहीं न कहीं धाराशायी हो गए हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2 टर्म से स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार में है, अब इन सहयोगियों को लेकर के 2024 में अगर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो क्या एक स्तर सरकार दे पाने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब होंगे? क्या एक स्तर गवर्नमेंट दे पाने में अमित शाह, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, क्या वो कामयाब होंगे? क्योंकि इस प्रकार का अनुभव शायद ना तो प्रधानमंत्री मोदी के पास है, ना अमित शाह के पास है, क्योंकि दोनों ही टर्म इन्होंने स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार चलाई है। तो बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी अड़चने होगी। अगर चुनाव परिणाम इसी अनुरूप रहते हैं, इसी तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, तो निश्चय ही अड़चने होगी। और उन अड़चनों से कैसे पार पाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ये नेता
और बाकी का विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द हम अगले कुछ वीडियो लोकसभा चुनाव के ऊपर, क्यों इस प्रकार का चुनाव आया, कहाँ कौन हारा और उस हार के पीछे के मुख्य कारण क्या हैं। जैसे राहुल गांधी अमेठी से भी, रायबरेली से भी चुनाव जीत चुके हैं और वायनाड से भी चुनाव जीत चुके हैं। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी हैं बड़े मार्जिन से, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं को चुनाव हरा करके वो संसद पहुंची थी। तो इस प्रकार का विश्लेषण अगले कुछ वीडियो में आपके सामने हम लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।